Alright students, so once again welcome you back to the chapter agriculture and this is the second part of the video जिसमें आप एग्रीकल्चर पहले आप कर चुके हो ना, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फिर आपने क्रॉपिंग पैटर्न समझा है। अब हम करेंगे कि इस क्रॉपिंग पैटर्न में कौन से क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। आप देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वास्ट जोग्राफिकल पोटेंशियल, क्लाइमेटिकली कितना कुछ यहाँ पे उगाया जा सकता है, तो एक चैप्टर में सब कुछ लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मेजर क्रॉप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, मेजर क्रॉप में आप देखिए सबसे पहले आता है आपका राइस। और यहाँ पे आप एक और चीज नोट कीजिएगा कि आपकी जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो आपका सेम क्वेश्चन ही रहेगा कि भाई आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने का, उस रेफरेंस में आपके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चलेंगे। आपका राइस है, चाहे वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, या फिर हम जूट करेंगे या फिर रबर करेंगे और भी जो हम करेंगे पल्सेस करेंगे, तो उसकी रेफरेंस में यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन चलता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोइंग, आइदर टी आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, रबर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। तो उसमें आपने क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में क्या क्या देना होता है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में आपका सबसे पहले तो टेम्परेचर आता है, उसके बाद आपका रेनफॉल आता है, कितना रेनफॉल चाहिए होता है उसको उगने के लिए, एंड सॉइल टाइप आ जाता है। ये 3 आपके मेजर आएंगे। उसके अलावा कोई पिक्यूलियर कंडीशन होती है जो स्पेसिफिक है उस टाइप ऑफ क्रॉप की, जैसे 200 एंड फ्रॉस्ट फ्री डेज कॉटन की रेफरेंस में होता है, या फिर सनशाइन पीरियड जो है वीट के रेफरेंस में है, या फिर नॉन स्टेगनेंट वाटर जो है टी के रेफरेंस में है। तो ये स्पेशल फीचर्स आप उसमें लिखोगे, टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, सॉइल टाइप के बारे में, और आपका कोई पिक्यूलियर फीचर है उस पर्टिकुलर का। तो यहाँ पर आप इस वीडियो पार्ट में जो आप करोगे क्रॉप्स के बारे में करोगे, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो एंड तक आपका सेम चलेगा। क्लियर। अभी आप देखिए राइस। राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। स्टेपल क्या होता है, जो हम रूटीन में अपनी डाइट में खाते हैं, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी डाइट का। तो राइस भी आपका ऐसे ही एक स्टेपल फूड है। देन आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट। अभी आप देखिए जितने भी हम मेजरली इसमें क्रॉप्स करेंगे ना, उसमें काफी में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना आ रहा है। तो 1 मार्क एमसीक्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइट, तो राइस में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम चाइना के बाद। कौन सा क्रॉप है ये, क्रॉपिंग सीजन में हमने पढ़ा था ना, राबी का इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट और खरीफ का इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस। तो राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल इसको चाहिए होती है। इसीलिए आपने देखा असम, वेस्ट बंगाल एंड देन इंटायर आपका जो कोंकण एरिया है वहां पर ये उगाया जाता है। देन हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल हाई ह्यूमिडिटी मीन्स बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस नहीं चाहिए इसको, ह्यूमिडिटी जहाँ पर रहती है ये उन एरियाज में उगाया जाता है। देन इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज, जैसे हमने पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल किया है ना, लेकिन विद द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। अगर इरिगेशन की फैसिलिटी है तो वहां पर भी ये उगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। Rice is grown in plains of north and northeastern India, coastal areas and deltic region. Development of dense network of canal irrigation and tube well have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab and Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. Give reason के form में ये question आ सकता है that what made possibility of rice cultivation in the कंपैरेटिवली ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जब से कैनल इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ है तब से यहाँ पर राइस जो है वो ग्रो किया जा सकता है। आई होप राइस के बारे में क्लियर हो गया आपका। मेजरली इसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर्स अबव 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, और ये आप देखेंगे जो बेल्ट है वो यहाँ पर ये आपका मेजर
राइस ग्रोइंग एरियाज हैं और ये आपके माइनर राइस ग्रोइंग एरिया है। तो सॉइल की रेफरेंस में आप देखिए एलुवियल सॉइल भी यहाँ पर आती है, रेड सॉइल भी यहाँ पर पाई जाती है। इज इट क्लियर? तो 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एंड एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल आइडियली suits फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। नेक्स्ट है आपका व्हीट। ये देखिए ट्रांसप्लांटेशन की जा रही है ना, पहले इसको इस तरीके से इसकी नर्सरी उगाई जाती है, राइट, जीरी लगाई जाती है और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है खेतों में, और ये आपकी राइस की फसल। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप व्हीट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप and then it is the main food crop in northwestern and northern part of the country. This is rabi crop, requires cool growing season and bright sunshine at the time of ripening। अब आप देखिए कूल ग्रोइंग सीजन, क्योंकि विंटर क्रॉप है तो कूल तो रहेगा ही, लेकिन सनशाइन की जरूरत रहती है, क्योंकि जो व्हीट का जो दाना होता है अगर उस वक्त उसमें मॉइस्चर डलेगा तो वो बहुत ज़्यादा जूसी नहीं बनता, उसका ना कलर उभर के आएगा, ना साइज बनेगा और ना ही उसका जूसी कंटेंट बन पाएगा। इसलिए इस टाइम पर जो जब इसका मतलब राइपनिंग पीरियड है उस वक्त इसमें कूल ग्रोइंग सीजन के साथ साथ ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत रहती है। नाउ दिस इज स्पेसिफिक फीचर स्पेसिफिक टू व्हीट ओनली। क्लियर? Then it requires 50 to 75 centimeters of rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country. एक है आपका सतलुज गंगा प्लेन्स जो कि आपका नॉर्दर्न प्लेन्स जिन्हें कहा जाता है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू के आपके जो ब्लैक सॉइल रीजन है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तो वहां पर भी आपकी व्हीट की जो है ग्रोथ होती है। मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो टॉपिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड टॉपिक है और डेटा बेस्ड टॉपिक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपने स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल और टाइप ऑफ सॉइल एंड देन एनी पिक्यूलियर फीचर। राइट, ये आपका हमारा राइस का व्हीट का कंप्लीट हो गया। राइस में था अबव 100 सेंटीमीटर्स, इसमें है 50 टू 75 सेंटीमीटर्स ऑफ टेम्परेचर, और आपके नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में उगता है तो इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो आपकी वेरिएट कर सकती है, क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस ये उग जाता है। राइट, उसके बाद ये आपके मेजर एंड माइनर एरियाज, ये जब हम मैप करेंगे अलग से तब इंडिविजुअली डिटेल में मैप को हम समझेंगे। तो ग्रीन, डार्कर ग्रीन, ये मेजर एरियाज हैं राइस प्रोडक्शन के, और ये आपके माइनर एरियाज यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा अपना, दिस इज व्हीट कल्टीवेशन जो अलग अलग पार्ट्स में दिखाई जा रही है। देन मिलेट्स, राइस और व्हीट के अलावा जो मेजर ये जो फूड ग्रेन्स है उसके अलावा कुछ कोर्सर ग्रेन्स भी होते हैं। कोर्सर ग्रेन्स मतलब जो डाइजेस्ट करना बहुत इजी नहीं होता, लेकिन अब आप देखिएगा कि अकेला व्हीट नहीं खाते हैं लोग, मल्टी ग्रेन का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, तो ये डाइजेस्टिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इनको लोगों ने अब, बिकॉज बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से इसको भी कंज्यूम करते हैं लोग। तो मिलेट्स में देखिए आप, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, आर द मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज कोर्सर ग्रेन्स, they have very high nutritional value. For example, ragi is rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area. One mark question, with respect to area कौन सा crop है third most important food crop with respect to area and production? इट इज अ रेन फेड क्रॉप, दैट मीन्स उस एरिया में उगाया जाता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन बारिश से जो है वहाँ पे इरिगेशन मिल जाती है। रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, इरिगेशन की जरूरत ही नहीं होती। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर
महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये आपकी मेजर क्रॉप्स को छोड़कर, राइस और व्हीट को छोड़कर कुछ और चीजें भी जो मिलेट्स की कैटेगरी में आती है, कोर्सर ग्रेन्स होते हैं, ये वो उगाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिएगा बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, राइट, और सैंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल। तो ये आप देखिए रीजन भी वही है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो ये 1 mark question, what kind of soil is needed for bajra? Then ragi is the crop of dry region and grows well on the red, black, sandy, loamy and shallow black soil. Major ragi production states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. मेज है, उसके बाद जो मकई होती है, जो कॉर्न हम खाते हैं, it is a crop which is usually grown in 21 to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvium soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season, and use of modern inputs such as high yielding variety seeds, fertilizers, irrigation have contributed to increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Andhra Pradesh, Telangana. ये जो पोर्शन है, मेन क्रॉप्स तो आपने अच्छे से करना ही है। ये जो पोर्शन है इसको आपने एक बार थॉरोली रीड करना है, ताकि आपके 1 mark के क्वेश्चन जो है यहाँ से कई आते ही हैं, 1 mark के आते, क्योंकि ये क्रॉप्स यूजुअली इंडिपेंडेंटली नहीं पूछी जाती, लेकिन 1 mark के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने थॉरोली रीड जरूर करना है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा मेज उगाई जा रही है। देन पल्सेस। पल्सेस देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है अपनी डाइट में, तो नॉन वेजिटेरियन डाइट वालों के लिए पल्सेस जो है मेजर सोर्स रहता है प्रोटीन्स लेने का, राइट। और हमारी इंडियन डाइट में आप देखिए पल्सेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मील्स में से 1 मील में तो पल्स जरूर बनती ही बनती है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस आर देयर, ये वेराइटी ऑफ पल्सेस यू कैन सी हियर। और क्योंकि प्रोड्यूस एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है। तो विच क्रॉप इज इन विच इंडिया इज कंज्यूमर एज वेल एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो वो है आपकी पल्सेस। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑलरेडी बता दिया। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसर, पीज एंड ग्राम। आपको नहीं पहचान है, लेकिन योर मदर्स मस्ट बी नोइंग कि ये कौन सी दालें होती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड दे सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशंस। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, these crops except arar helps in restoring the soil fertility by fixing nitrogen from the air। तो ये क्योंकि इनको लेस मॉइस्चर की ज़रूरत रहती है और ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती है। पल्सेस को जो है एज अ रोटेशन क्रॉप उगाया जाता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो सॉइल को रिप्लेनिश करने में मदद करती है, इसलिए पल्सेस को बीच में उगाया जाता है। क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप होता है, साइंस में आप बेटर समझ पाएंगे इसको। आई एम नॉट वेरी गुड इन साइंस, सो साइंस वाले सर से आप पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और उससे किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी दोबारा से रिप्लेनिश की जाती है। इज इट क्लियर? Then therefore these are mostly grown in rotation, इनको rotation crop भी बोला जाता है। 1 mark question, why pulses are known as rotation crop? Because it helps in replenishing the fertility of the soil, therefore they are grown in rotation to the permanent crop to enhance the fertility of the soil. Then the major pulses producing states हैं हमारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। क्लियर? राइस, व्हीट, मिलेट्स, बाजरा एंड देन पल्सेस। देन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स जिन्हें हम खाते हैं लेकिन वो अनाज नहीं है। शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुगर केन आप देखिए, शुगर इंडस्ट्री, शुगर पूरी की पूरी शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ रॉ मटेरियल। और मीठे के तो वैसे ही इंडियंस शौकीन होते हैं, तो शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। It grows well in hot and humid climate with temperature of 21 degrees Celsius to
27 डिग्री सेल्सियस, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड 75 to 100 सेंटीमीटर्स का इसको एनुअल रेनफॉल, ये एनुअल क्रॉप ही होती है, तो एनुअल पूरी साल में इसको 75 to 100 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल की जरूरत रहती है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, राइट। बाद में एक्सप्लेन करूंगी या अभी एक्सप्लेन कर लेती हूँ? ओके, चलिए। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब कि नॉर्थ इंडिया में भी पाया जाता है और साउथ इंडिया में भी पाया जाता है। ट्रॉपिक्स क्या होता है? जैसे आप इक्वेटर के पास वाली जगह है ना, उनको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। अब इक्वेटर देखिए, हमारे साउथ इंडिया के पास से नीचे से इक्वेटर निकलता है ना, तो इक्वेटर की लाइन जो है वो हमारे साउथ इंडिया के नीचे से निकलती है। तो जो आपका सदर्न पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल जोन होता है, और जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है वो आपका सब ट्रॉपिकल जोन होता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हो तो टेम्परेचर फॉल होने लगता है ना, तो आपका वो ट्रॉपिकल, पहले इक्वेटोरियल रीजन, फिर आपका ट्रॉपिक्स आ जाता है, फिर आपका टेम्परेट जोन आ जाता है, फिर आपका फ्रिजिड जोन आ जाता है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज एंडाउड विद बोथ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये आपका शुगर केन जो है वो साउथ इंडिया में भी उगता है और नॉर्थ इंडिया में भी उगता है, मतलब ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल दोनों जगहों पे पाया जाता है। 75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल टू 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, अगर बारिश कम होती है जिस जगह पे, वहां पे इरिगेशन रिक्वायर्ड रहती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, नीड्स मैनुअल लेबर। इसमें मैनुअल लेबर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आप देखिए शुगर केन है ना, वो बहुत ही हार्श क्रॉप है। उसको जब डील करते हैं, तोड़ते हैं या उस पर काम करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे लोगों की जो है ज़रूरत रहती है। तो चीप सप्लाई ऑफ मैनुअल लेबर, यहाँ पे बहुत सारा काम है जो मशीन से नहीं हो पाता, हाथ से ही करना पड़ता है, राइट। And then it is the India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil। यहाँ पे चेंज हुआ है, मैक्सिमम में चाइना है, यहाँ पे ब्राजील आ गया है, क्योंकि ब्राजील, क्यूबा शुगर में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है ना। And it is the main source of sugar, gur, jaggery, khansari and melos. The major sugarcane producers are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर भी मेन पॉइंट्स आपके ये हैं, और कहाँ गया आपका लो रेनफॉल हो गया, एंड ये टेम्परेचर। इज इट क्लियर? एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ सॉइल्स पे ये उग जाती है। उसके बाद आप देखेंगे, मैप्स हम बाद में इकट्ठे अच्छे से करेंगे। देन ऑयल सीड। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? जिन चीज़ों से आप तेल निकाल सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल होता है, देन आपके आलमंड्स का तेल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम ऑयल्स निकाल सकते हैं। तिल का तेल होता है, नीम का तेल होता है, राइट। लेकिन हम नीम की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम ऑयल सीड्स की बात कर रहे हैं, बीज जिनसे ऑयल निकाला जाता है। और ये बहुत बड़ा एरिया जो है क्रॉपिंग का अपने अंडर लेता है। अब ये देखिए, in 2018 India was the second largest producer of groundnut in the world after China। again मूंगफली ग्राउंडनट में भी सेकेंड लार्जेस्ट था। द रेपसीड प्रोडक्शन इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना। Different type of oil seeds are grown covering approximately 12%। वन मार्क क्वेश्चन के ऑयल सीड्स कितना टोटल नेट सोन एरिया में से कितना परसेंट एरिया जो है कैप्चर करता है? तो 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, देन सरसों का तेल, नारियल का तेल, सीसम, आई डोंट नो, वैसे तिल लिखा है यहाँ पे, तिल का तेल, देन सोयाबीन। सोयाबीन आई थिंक जो हम न्यूट्री खाते हैं वो होता है, एंड इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन ऑल्सो। कैस्टर आई रियली डोंट नो, आई हैवंट सीन। देन कॉटन का तेल होता है, लिंसीड होता है, सनफ्लावर जो सूरजमुखी होते हैं ना, तो स्पेशली ऑयल के लिए उगाए जाते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज, अब इनका पर्पस क्या होता है? ये ऑब्वियसली ऑयल सीड है, खाने की चीज़ों से उग रहे, तो खाना तो है ही। उसके अलावा आप देखिएगा, they are used edible for cooking medium। however some of these are also used as raw material in production of soap, cosmetics and ointments। तो आपके जो कॉस्मेटिक्स है, दवाइयाँ हैं
और सोप्स है उसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब सारे के सारे ऑयल सीड एक तरफ और मूंगफली अकेली एक तरफ। तो अच्छी खासी फसल जो है मूंगफली की इंडिया में उगती है खरीफ के सीजन में। और गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु इन 2019 एंड 20 के हिसाब से। Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in the north and rabi crop in south. Castor seed is grown both as rabi and kharif. तो कहीं पर ये खरीफ के टाइम पे उगाए जाते हैं, कहीं पे ये राबी के टाइम पे उगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस दे नीड। जिस हिसाब की क्लाइमेट की ज़रूरत इनको रहती है उस हिसाब से इन्हें उगाया जाता है। अब हम आते हैं टी पे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, राइट। टी की रेफरेंस में आप देखिए कि टी जो है वो बड़े बड़े एस्टेट्स पे उगाई जाती है और टी जो है इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं। इसको हैवी रेनफॉल तो चाहिए, लेकिन हैवी रेनफॉल जो है वो उसका जो पानी है वो जमा नहीं होना चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए उसका पानी बह जाना चाहिए। क्योंकि अगर भारी बारिश या पानी जो है टी के पौधों की जड़ों में अगर वहां पे जमा हो जाएगा तो वो जो है पौधे को गला देता है, उसकी जड़ें जो है गल जाएगी। क्लियर। तो इस हिसाब से जो है आपका टी के लिए जो है एस्टेट्स, बड़ी बड़ी प्लांटेशन एरियाज में इनको उगाया जाता है और स्लोप्स पे उगाया जाता है ताकि पानी जो है वो इवनली स्प्रेड हो, पूरी साल में मिलना चाहिए और वो जो है जो जितना भी ज्यादा पानी उसको चाहिए वो यूज होने के बाद ड्रेन ऑफ हो जाए, इसलिए टी को हमेशा स्लोप्स पे उगाया जाता है। क्लियर। दूसरा, टी का जो स्पेसिफिक फीचर है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में पाया जाता है। दूसरी जो इसकी एक स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि टी के लिए हमें लार्ज स्केल लेबर की जरूरत होती है और इसमें कोई कैजुअल लेबर नहीं चाहिए, इसमें हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखिएगा जो टी की प्लकिंग है ना, जो टी के पत्ते जो तोड़े जाते हैं वो बहुत ही पेशेंस का काम होता है। तो आप देखिएगा मेनली टी गार्डन्स में जो है लेडीज को अपॉइंट किया जाता है, वो पेशेंस से जो है बड़े आराम से पत्ते तोड़ती रहती हैं। और अगर इनकेस पत्ते नहीं टूटेंगे, बड्स साथ में निकल आएगी तो वो दिक्कत करता है, तो उससे और फिर आगे फसल उगेगी नहीं। इसलिए बहुत ही लार्ज स्केल स्किल्ड लेबर और चीप लेबर की इसमें जरूरत रहती है, राइट। एक बार देख लेते हैं। टी कल्टीवेशन is an example of plantation agriculture. This is also an important beverage crop introduced in India by the British. ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है, किसने इंट्रोड्यूस किए? प्लांटेशन एग्रीकल्चर आता है। Today most of the tea plantation are owned by Indians. The tea plants grows well in tropical as well as subtropical region. That means नॉर्थ में भी होती है और साउथ में भी होती है। क्लाइमेट एंडाउड विद डीप सॉइल चाहिए इसके लिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए एंड रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। और नॉर्थ ईस्टर्न साइड मेनली टी के लिए जानी जाती है, तो वहां पे तो सॉइल अच्छी है ही क्योंकि फ्लोरिशिंग विद द फॉरेस्ट वेल्थ, जंगल बहुत अच्छे हैं तो वहां पर टी मतलब सॉइल फॉर्मेशन भी अच्छी रहती है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। यहाँ इस ये जो टी की प्लांटेशन ना, इसमें बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा धूप और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है। तो फ्रॉस्ट फ्री और बड़ा डेलिकेट सा क्लाइमेट जो है थ्रू आउट द ईयर इसको चाहिए होता है। देन फ्रीक्वेंट शावर्स all through the year, frequent showers evenly distributed over the year ensures continuous growth of tender leaves. इसमें भारी बारिश की जरूरत नहीं होती है, इसमें टाइम इंटरवल पे जो है हल्के हल्के पानी की बौछारें जो आती रहती है वो इंश्योर करती है कि अच्छे लीव्स जो हैं वो बने। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप देखेंगे कि टी जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टी के लिए अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत रहती है, क्योंकि टी की प्रोसेसिंग, टी के उगाने से लेकर टी की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो एस्टेट एरिया में ही की जाती है, तो उसके लिए बहुत सारी लेबर की जरूरत रहती है। देन
मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज आ जाते हैं आपके, असम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, एंड तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा are also tea producing states in the country. India was second largest producer of tea after China in 2018. I hope आपको समझ आ गया है यहाँ तक सारा। नेक्स्ट है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ खास है नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा कि क्या, ये देखिए आप किस तरीके से टी प्लांटेशन की जा रही है, ये स्लोप्स बनी हुई है ताकि स्टेगनेंट वाटर जो है वो नीचे ड्रेन होता चला जाए, एंड विमेन आर एम्प्लॉयड फॉर प्लकिंग द लीव्स। क्लियर? देन वी हैव द कॉफी, सेकंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है हमारे इंडिया का। कॉफी के लिए इंडिया जो है, बेस्ट क्वालिटी कॉफी के लिए इंडिया जाना जाता है। यहाँ की जो अरेबिका वैरायटी है, अरेबिका है, रोबस्टा, ये कुछ एक वेराइटीज हैं कॉफी की जो बहुत फेमस है। और अरेबिका वैरायटी जो है वो यमन से लाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, और सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका, वहां पर कॉफी को जो है उगाया गया था। और अब आप देखेंगे कि कॉफी की कल्टीवेशन जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, इन सब जगहों पे जो है इनकी पैदावार की जाती है। नेक्स्ट आएंगे हम हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग, ग्रोइंग फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो खेती है वो आती है हॉर्टिकल्चर के अंडर, एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है ये भी हॉर्टिकल्चर। राइट, इन इंडिया 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। वही बात आ गया कि ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन आता है, नेक्स्ट आपका टेम्परेट जोन आता है, उसके बाद आपका फ्रिजिड जोन आता है। मतलब टेम्परेचर जो है दोनों डायरेक्शंस में कम होना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेट भी है और ट्रॉपिकल भी है आपके फ्रूट्स, यहाँ पर हर तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। मैंगो है, बनाना है, पपाया है, चीकू है, नागपुर के आपके ऑरेंजेस बहुत फेमस है, एप्रिकॉट्स है, एप्पल्स है। सो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी सीन, और अलग अलग सीजन में हमें वेराइटी ऑफ फ्रूट्स जो है खाने के लिए मिलते हैं। राइट, और आप स्टेट्स देखेंगे यहाँ पे तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra, Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, apple, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are all in great demand all over the world. India is an important producer of pea, cauliflower, मतलब मटर, पत्ता गोभी, cauliflower, onion, cabbage, cauliflower is fool gobi, and cabbage is patta gobi, then tomatoes, brinjal and potato. तो ये variety of fruits as well as variety of vegetable जो है थ्रू आउट द ईयर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर हमारे इंडिया में उगती है। तो हॉर्टिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का ही हमारी कंट्री के रिलेटेड। क्लियर? देन उसके बाद हम आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। फाइबर क्रॉप्स मतलब जिससे कोई ना कोई कपड़ा बुना जाता है, रेशा, जो रेशे वाले क्रॉप्स होते हैं, रेशा डिराइव किया जाता है और फिर उससे बाद में कपड़ा बुना जाता है। तो फाइबर क्रॉप्स में आप देखिए सबसे पहले हमारा आता है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो हमें वेजिटेशन मतलब प्लांटेशन से मिलता है, हमें उगाना पड़ता है, जबकि जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क के जो ककून्स होते हैं, हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, वो अपने चारों तरफ एक जाल बुनते हैं और फिर
एक बहुत अच्छा नहीं लगता वो प्रोसेस देख के, जिस तरीके से जो लार्वा होता है उसे ककून से अलग कर दिया जाता है, एंड देन दैट सिल्क, वो ककून्स जो हैं गर्म पानी में उबाल के उससे सिल्क बनाया जाता है। ओके, चलो वो हमारा फैक्टर नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हम करने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जो कि आपका रबर। रबर इट इज एन इक्विटोरियल क्रॉप। अब इक्विटोरियल का क्या मतलब होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपका इक्वेटर का रीजन है उसे इक्विटोरियल कहा जाता है। और जब आप इक्वेटर से 10 डिग्री दोनों डायरेक्शन में चलते हो तो आपके टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है। तो ये आपके आ जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, और इसके ऊपर आपके आ जाते हैं टेम्परेट जोन्स, एंड देन ये आ जाता है आपका पोल्स के पास वाला जो है वो है फ्रिजिड जोन। तो जब इक्वेटोरियल कहा गया है दैट मीन्स ऑन द इक्वेटर, और उसके बिल्कुल नजदीक का जो एरिया है वो है आपका इक्वेटोरियल एरिया। क्लियर? तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। और इक्वेटर के पास में किस तरीके की कंडीशंस प्रिवेल करती हैं? इक्वेटर है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे गर्मी रहती है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बहुत भारी बारिश भी रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं ना इस बेल्ट में आपके, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस बनाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ही डेंस वेजिटेशन होती है, जो सन की रेज हैं इट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस तक वो पहुंचती नहीं। आपने अमेजोन के जंगल देखे ना कितने घने हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, राइट? तो जब सन की रेज जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है तो यहाँ पर कभी ड्राइनेस आती ही नहीं है, इसलिए ह्यूमिड कंडीशंस बनी रहती है। तो ये जो है मोस्ट आइडल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है आपके रबर की प्लांटेशन के लिए। देन इट इज ऑल्सो ग्रोन, लेकिन ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उग जाता है। ट्रॉपिकल मीन्स आपके जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज है वो ट्रॉपिकल है, और उससे हम थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे तो वो सब ट्रॉपिकल हो जाता है। तो इंडिया में आप देखिए इक्वेटर से ऊपर पड़ता है ना इंडिया, तो जो साउथ इंडिया है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, और जो नॉर्थ इंडिया है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज में उग जाता है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट मतलब गीला, और ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर ज्यादा, और इन जंगलों में वैसे ही ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट तो रहता ही रहता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है रबर के लिए। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये कुछ और स्टेट्स हिडन है, ये आपकी बुक में दिया होगा, ये आप देख लेना। ओके, इट इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड आई एम नॉट एबल टू से, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस आई रिमेंबर, क्योंकि वहां पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट और हैवी रेनफॉल जो है वहीं पर है, इक्वेटोरियल एरियाज के नजदीक वाला वो एरिया रहता है। क्लियर? सो ये आपका रबर के बारे में यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। वही सेम जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हर क्रॉप की रेफरेंस में आपको वही सेम यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए रबर किस तरीके से निकाला जा रहा है, ये देखिए रबर का जो पेड़ है उसमें कट्स लगा के उसके नीचे एक कंटेनर बांध दिया जाता है, तो वो कट में से जो है ऐसे एक लेटेक्स मिल्क टाइप ऑफ लिक्विड जो है वो निकलता रहता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। और इसको कलेक्ट करके फिर कलेक्शन सेंटर में ले जाके रबर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दी जाती है प्रोसेसिंग के बाद। सो दैट इज हाउ, एंड इट इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और इसमें स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरत रहती है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, मैप हम बाद में करेंगे सारे के सारे। नेक्स्ट इज योर कॉटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो एक नॉन फूड क्रॉप है वो है आपका कॉटन, राइट? आप देखिए कॉटन जो है, और इंडिया ही इसका ओरिजिनल होम माना जाता है, कि कॉटन जो है वो इंडिया में ही सबसे पहले उगाई जाती थी। और इंडिया की जो कॉटन है दैट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। लेकिन जो इसकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर है वो ये है कि जो कॉटन हमारे इंडिया में उगाई जाती है, क्योंकि वो फाइनेस्ट क्वालिटी की होती है, उसको सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जब आप इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको जब हम कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें, वहां पर आपको ये स्टेटमेंट पता चलेगी, ये फैक्ट पता चलेगा। वहां पे एक स्टेटमेंट आपको आएगी जस्टिफिकेशन में, कि जब इंडिया कॉटन
या क्लॉथ प्रोडक्शन में इतना बड़ा है, तो गारमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ 4% क्यों हमारा शेयर है? वो इसीलिए क्योंकि जितनी भी हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनेस्ट क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अपनी इंडस्ट्रीज के लिए हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं, राइट? सो कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, इन 2000 India was second largest producer of cotton after China. We continue, वही स्टेटमेंट फिर चलती जा रही है, second largest after China. Cotton grows well in the drier parts of the black cotton soil of Deccan Plateau. आपने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर जो सॉइल का हमने किया था, इफ आई हैव द मैप हियर, यस। सो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है, ये आपका एरिया है कॉटन सॉइल का, ब्लैक सॉइल का एरिया है। तो यहाँ पर जो है कॉटन आपकी अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यही फेवरेबल है, तो कॉटन यही ग्रो करेगी। आपका ब्लैक सॉइल भी यहाँ मिलता है, क्लियर। और जो आपका कोस्टल एरिया है, वहाँ पर कॉटन की मार्केट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कॉटन जो है वो बड़ा सूदिंग कपड़ा होता है, और जिस तरीके की वेदर कंडीशंस इन कोस्टल रीजन्स में प्रिवेल करती है, तो कॉटन क्लोथ्स की यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्लियर। तो आपका डेक्कन प्लेट्यू रीजन जो है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल होने की वजह से कॉटन उगाई जाती है। और आपको याद होगा, रेग्यूर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, तो just because of the reason that it is best suitable for growing cotton. Then it requires high temperature, light rainfall और irrigation. ये इसके specific features है। आपको मैंने बताया ना, temperature, rainfall, soil type, और कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स रहेंगे, जैसे वीट के लिए भी हमें कुछ फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है, या फिर टी कल्टीवेशन के लिए हमें हिली स्लोप्स चाहिए, स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए उसमें, तो वो स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं। वैसे ही इसका है, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop. It requires 6 to 8 months to mature. और जो हमारी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे कॉटन की खेती जो है की जाती है। आई होप क्लियर हो गया है। टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल कितना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वरी नहीं करना है। बुक में नहीं दिए हुए हैं सबके, लेकिन एक टेबल है जो आपको स्लाइड में मिल जाएगा। स्लाइड्स, पीपीटीज आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में हर चैनल के हर वीडियो के साथ जो है वो डाल दूंगी, तो यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर। अदरवाइज इट इज इजीली अवेलेबल ऑन नेट ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट है आपका जो ये देखिए किस तरीके से कॉटन जो है जब खेतों में लगी हुई होती है, तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ पड़ी हुई है। एंड देन ये लेबर इस तरीके से प्लक कर रही है। फिर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग में जो है काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। गिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है, फिर इसकी डाइंग की जाती है। लास्ट जो हमारा नॉन फूड क्रॉप है वो है आपका जूट। जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट रखता है इंडिया की रेफरेंस में। और जूट को देखिए आप गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन फाइबर इसे दो कारणों से बोला जाता है। एक तो इसका कलर ही गोल्डन है, क्लियर। लेकिन जो सेकंड मोर जस्टिफाइड रीजन है इसको गोल्डन फाइबर बोलने का, कि एक टाइम पे इसके प्राइसेस जो है बहुत राइज कर गए थे, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जा रहा था। क्या हुआ था कि इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से जब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो पॉलिथीन्स का यूज, प्लास्टिक का यूज जो है गवर्नमेंट बहुत कम करवाना चाहती थी, और गवर्नमेंट को प्लास्टिक की जगह कोई चीप सब्सटीट्यूट चाहिए था, कोई सस्ता सब्सटीट्यूट चाहिए था। तो सब्सटीट्यूट था हमारा जूट। लेकिन जूट उस वक्त इतना ज़्यादा डिमांड में बढ़ गया कि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जिस वजह से इसे गोल्डन फाइबर का नाम दिया जाने लगा। एंड प्लस ये गोल्डन कलर का तो होता है ही है, राइट। जूट जो है आपका उन एरियाज में उगता है जहाँ पे भारी बारिश होती है। और इंडस्ट्रीज भी आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में भी जब जूट की प्रोसेसिंग होती है ना,
तब भी बहुत लार्ज स्केल पानी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप देखिएगा जूट जो है बहुत ही, एक तो इसकी जो फसल है वही बहुत टफ है, उस पर काम करना, जैसे गन्ने की फसल होती है ना, उस पर काम करते करते हाथों में फार्मर्स के कट्स लग जाते हैं। तो ऐसे ही जूट की फसल जो है ये भी बहुत टफ होती है काम करने के लिए, हार्ड होती है। और उसके बाद जो आप देखिएगा जूट का फाइबर जो बन के आता है, धागा जो बनेगा, इसका कपड़ा जो बनेगा वो भी बहुत रफ होता है। गनी बैग्स देखे हैं ना आपने, जो बोरियां होती हैं जिसे हम कहते हैं, या फिर जो रस्सी बनती है वो भी आप देखो, रस्सी पे कभी ऐसे हाथ मार के देखना, आपके कट्स कट्स लग जाएंगे, लेकिन हाथ मारना नहीं है, ओके। तो जो मतलब जूट है वो बहुत ही रफ फाइबर होता है, इसलिए आप देखिए सबसे पहले तो इसकी ग्रोथ के लिए ही बहुत सारा पानी की जरूरत रहती है। और अदरवाइज जूट क्योंकि रफ फाइबर है, तो जब इसे काटा जाता है उससे पहले इसको बहुत समय तक पानी में डिप करके रखते हैं, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस पे आसानी से काम किया जा सके। क्लियर? इसलिए जूट की जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी बहुत सारा पानी लगता है, और ये ग्रो भी उन्हीं रीजन्स में होता है जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है। क्लियर? उसके अलावा आप देखिएगा एक जो इंडस्ट्रीज में ही हम जूट की इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि जूट की रेफरेंस में ना इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, क्योंकि बांग्लादेश तब इंडिया का हिस्सा था। तो बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, और जूट के जो हमारे प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो बांग्लादेश में थे, वो पार्टीशन के टाइम बांग्लादेश चले गए और हमारे पास रह गई जूट की इंडस्ट्रीज। लेकिन फिर भी असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, ये हमारे जूट के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है। और इसमें आप देखिएगा वेल ड्रेन्ड fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year. हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इज इट क्लियर? अब फ्लड प्लेन्स का क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। वैसे तो आपने 7th से ये किया हुआ है, लेकिन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू कि जब रिवर फ्लो करती है वो एक अपने बैंक के अंदर फ्लो करती है। रिवर बैंक्स होते हैं ना, तो रिवर का एक बॉर्डर होता है, एक कोर्स होता है जब रिवर फ्लो करती है। लेकिन हैवी बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से, जब रिवर अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करती है तो पानी जो है इस एरिया में निकल जाता है, पानी यहाँ पर चला जाएगा ना। अब पानी जब यहाँ गया है तो पानी अकेला तो गया नहीं होगा, अपने साथ मिट्टी भी लेकर गया है। क्लियर? तो जो यहाँ पे पानी मिट्टी जमा कर देता है वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है, वेरी पतली, बहुत छोटी, मतलब जैसे सिल्ट होता है ना, बिल्कुल ही कंकर पत्थर नहीं होते उसमें, मिट्टी बहुत ही फाइन मिट्टी होती है। तो ये फ्लड, इसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और ये एरिया जो है, पानी यहाँ से जब वापस आ जाएगा तो वो मिट्टी वहीं रह जाती है ना, तो ये फ्लड प्लेन्स जो हैं बहुत ही फर्टाइल एरिया होते हैं। तो ये आपको जूट भी देखिए फ्लड प्लेन्स में ही मिलेगा। दूसरा आप एक और समझिए कि जूट जो जहाँ पे पैदा होता है ना, दैट इज मेनली द डेल्टिक रीजन। और जहाँ पे डेल्टा बनाती है रिवर, रिवर डेल्टा कैसे बनाती है? रिवर आप माउंटेनियस रीजन से आती है ना रिवर, तो रिवर में बहुत सारी नदियां जुड़ती है, इन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। लेकिन रिवर जब यूनिफॉर्म हो जाती है, आपकी स्लोप, जमीन जब यूनिफॉर्म हो जाती है, तो पानी की स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है, और डेल्टा बनता है आपका थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर में। थर्ड स्टेज ऑफ रिवर में वैसे ही रिवर जो है बिल्कुल अधमरी हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका पानी जो है, यहाँ ट्रिब्यूटरीज बन रही थी फर्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में रिवर से डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, मतलब रिवर जो है अपना पानी बांट देती है। और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज की शेप कैसी बन रही है, बर्ड्स फुट की तरह बन रहा है ना, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक नदी जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड देन इट डिपॉजिट्स ऑल द फाइनेस्ट मटेरियल, जो भी फाइनेस्ट मटेरियल होगा वो रिवर डेल्टा में डिपॉजिट करके इट मर्जेस विद द सी। तो आपका जूट जो है वो डेल्टिक रीजन में उगता है, और डेल्टिक रीजन में मोस्ट फाइनेस्ट एलुवियम पाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया है सब कुछ यहाँ तक। कॉटन हो गया, जूट हो गया, and we have come to end with of this topic, technological and institutional reforms हम next chapter, next video में करेंगे। और आप I will share the slide with you
जिसमें सारे के सारे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स का जो है वो मैंने डाला हुआ है. इज इट क्लियर? सो यू डोंट नीड टू वरी कि बुक में सारे टेम्परेचर्स एंड सारे रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं दी हुई है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जब पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो उसमें से आपको क्लियरली वो एक स्लाइड में मिल जाएगा. सारे मेजर, माइनर पे जाने की जरूरत नहीं है. रीड कर लीजिए उन्हें. आई एम नॉट सेइंग नहीं आता, 100% आता है. 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो रीड करना है थॉरोली, लेकिन मेन क्रॉप्स को बहुत अच्छे से करना है फ्रॉम 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर crop. Is it clear? So till we meet in the next video, bye and take care. God bless you all.